Hello everyone, so here I am, your NEET faculty Varsha from iQuanta. तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके नीट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेस, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना टीच यू टुडे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी वेटेज की बात करें बेटा, अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो ये काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है। तो हमें ऐसा करना है बेटा कि इसको इतना अच्छा करना है, इतना अच्छा करना है कि अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो वो मिस ना हो, ठीक है। तो आई होप जैसी जिस एनर्जी के साथ मैं आपके सामने खड़ी हूँ उसी सेम एनर्जी के साथ आप भी मेरे इस पूरे लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़ोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाने वाला है। सो जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो, एंड उससे पहले आप अपनी नोटबुक और पेन जरूर निकाल लें, सो दैट व्हेनेवर आई एम टीचिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको नहीं पता है या फिर जो आपको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, हाउएवर मैं ऐसा कोशिश ज़रूर करूंगी कि आपको ये जो चैप्टर है इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको पढ़ाते पढ़ाते ही चीज़ें याद हो जाए, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू ड्यूरिंग माई लेक्चर्स। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसेस। एंड यस, I am going to teach you this particular chapter, and we are going to make this particular chapter very easy so that you are going to attempt those 12 to 15 questions, all of it, and you are going to make it. You are going to take that MBBS seat in NEET 2025. तो बच्चों आज हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं दैट इज बुल्स आई सीरीज। बेटा इस बुल्स आई सीरीज में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहां पर हमारे एक और फैकल्टी डॉक्टर सचिन सर हैं जो कि आपके साथ जुड़े रहेंगे और मैं भी आपके साथ जुड़ी रहूंगी, एंड वी आर गोइंग टू टीच यू द होल बायोलॉजी सिलेबस एंड कंप्लीट इट बहुत ही अच्छे तरीके से। एक जो भी टफ कॉन्सेप्ट है उसको हम बहुत इजी करके आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आ गए हैं आपके वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज जो कि आपको कराएंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही इजी, एंड यू आर गोना सिक्योर दैट एमबीबीएस सीट इन नीट 2025। तो चलो देर किस बात की है, जल्दी से शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना। तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले चलिए फिर सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, आपको पता है एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट का हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं बच्चों उस चैप्टर का, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पीछे हमारी एनसीईआरटी पड़ी है जो कि आपको पता है भगवान है हमारे लिए, तो बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे भगवान को पूछना। बेसिकली आपको इनको क्या करना है बच्चों कि पढ़ते रहना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो बेटा ऐसे तो क्या बात है ना, द थिंग इज कि जब भी मैं पढ़ाऊंगी जो भी चीजें करूंगी बेटा मैं आई विल कवर योर होल एनसीईआरटी, बट द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू ऑल्सो नीड टू रीड लाइन टू लाइन ओके ऑफ द एनसीईआरटी। सो अगर आपको अच्छे से अगर बेटा आपको अच्छे से मार्क्स स्कोर करना है या कुछ भी चीज़ें करनी है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फॉलो योर एनसीईआरटी प्रॉपरली, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम हियर ओनली। सी बेटा जो एक एक शब्द लिखा है ना हमारे एनसीईआरटी में वो तो लिख कर भाग जाते हैं, बट हमें क्या करना है ना, हम क्यों हैं बेटा, हम इसीलिए हैं ताकि हम उस एक वर्ड के से जो भी कॉन्सेप्ट्स निकल के आ रहे हैं वो आपको ईजिली वे में समझा सके, ओके, जिसकी वजह से आप क्या कर पाओगे बेटा, आंसर कर पाओगे इजिली। सो द मेन थिंग इज यू नीड टू फॉलो द एनसीईआरटी। इसका यही कहना था। नाउ द चैप्टर दैट इज बीइंग कवर्ड इन दिस यूनिट, तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको पता है ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रही हैं। लाइक व्हाट बेटा, कैन यू इमेजिन यू आर गोइंग टू सॉल्व 15 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आपने ये कर लिया बेटा तो आप सोचो जरा आपने कितने मार्क्स कर लिए, 15 into 4 कितना होता है, सोचो। अरे टेबल तो आती होगी ना बेटा, आराम से आप ना कितना स्कोर कर लोगे सोचो जरा। और आप अगर इसको कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर रहे हो तो 15 से 16 क्वेश्चंस आपके हैं और आपके वो मार्क्स कोई नहीं ले सकता है बेटा। तो बस ध्यान से देखो इस लेक्चर को। सो
अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर से स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम ही बायोटेक्नोलॉजी है। क्या आपने सुना है इस नाम को? पहले कभी सुना है? बिल्कुल सुना होगा बेटा, क्योंकि हम क्या है ना, आज से नहीं, काफ़ी पहले से इस चीज़ को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कि हमने अभी अभी सुना है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आफ्टर कोविड हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना शुरू कर दिया है। द रीज़न इज कि हमने वो वैक्सीन भी तो बनाई थी, इंडियन, है ना बेटा? तो इंडिया ने वैक्सीन बनाई थी, जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी को हम ये बोल सकते हैं कि अभी काफ़ी ग्रोथ मिली है हमारे देश में। बट बेटा, बायोटेक्नोलॉजी अगर हम माने तो बहुत पहले से है। तो सबसे पहले तो हमें शब्द को देखना है कि व्हाट डज इट मीन। सो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। कैन यू सी? बायो एंड द अनदर वर्ड इज टेक्नोलॉजी। तो बेटा, बायो इज बेसिकली लिविंग। हम लिविंग के साथ कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अपने लिए, बेटा हम जो भी कर रहे हैं ना, वी आर वेरी सेल्फिश। हम जो भी कर रहे हैं हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो बेटा क्या है कि हम ये बायो लिविंग के टेक्निक को इस्तेमाल करके, बेटा टेक्नोलॉजी से हम क्या कर रहे हैं, हम इसके यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। किन के लिए? हमारे लिए बेटा, हमारे लिए, ताकि हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ओके बेटा, टेस्टी खाने की पिक्चर दिख रही है क्या? भूख लगी आपको? लगी? अरे इधर देखो बेटा, आप देख रहे हो यहाँ पर है ना, कर्ड है, राइट? तो क्या आप आज पहली बार जीवन में आपने दही खाई है? नहीं ना बेटा, बचपन से खा रहे हैं। काफी हमारे जो पहले पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो भी खाते आ रहे हैं, राइट? आज पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है। तो बेटा पता है, हम बायोटेक्नोलॉजी को तो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं है ना? आपको पता है आपकी मम्मी साइंटिस्ट है? कैसे? क्योंकि उनको पता है ना बायोटेक्नोलॉजी कैसे करना है। बेटा आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी हम लैब्स में करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वी डू इट इन आवर लैब्स। बट आपको पता है, तो बेटा आप तो ये भी सोचो कि आपकी मम्मी भी तो बहुत ईजिली कर्ड बना ले रही है, तो क्या साइंटिस्ट नहीं हुई? अरे हाँ, हमारी जो मम्मा होती है ना, वो किसी से कम नहीं होती। ठीक है, तो आप देख लो कि बेटा हम अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो, मेकिंग कर्ड, जो कि बहुत पहले से बनता आ रहा है, राइट? आज पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो है बेटा, ये कैसे हो रहा है? बायोटेक्नोलॉजी से। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इफ यू कैन सी इज, व्हाट इज दैट? दैट इज डोसा। बेटा डोसा, इडली, ये सब खाया है ना आपने, डोसा, इडली। ठीक है बेटा, साउथ इंडियन फूड। ये जितने भी है, हमारे बहुत सारे बच्चे भी होंगे हुआ साउथ इंडियन। तो बेटा हम तो ये एवरीडे लाइफ की चीजें देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप देखते हो उसमें फर्मेंटेशन होती है। तो बेटा यहाँ पर ना बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली व्हाट वी डू इज वी यूज माइक्रोब्स फॉर आवर बेनिफिशियल पर्पसेस। किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा? बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट चीज इज दैट इज वाइन। बच्चों को लग रहा ओके, हाँ बेटा वाइन, जो कि ये भी बहुत पहले से बनता आ रहा है, आज पहली बार नहीं है। ये भी बेटा कैसे होता है? ये सब प्रोसेसेस बेटा फर्मेंटेशन के थ्रू होते हैं। और फर्मेंटेशन बेसिकली कहाँ आता है? वेयर वी यूज माइक्रोब्स। माइक्रोब्स भी किस चीज के लिए बेटा? जहां पर हम उनकी कल्चरिंग करते हैं हमारी अपनी बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में, बट वी डोंट नो कि ओके सो दिस इज व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बट बेटा इसको हमने अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में और बहुत ही डेवलप्ड फॉर्म में ले आए हैं, जिसकी वजह से हमारा देश जो है, हमारा इंडिया, वी गॉट सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग दैट वैक्सीन। और आपको पता है कि हमारे देश ने कितने लोगों की हेल्प करी है, राइट, बाय प्रोवाइडिंग दैट वैक्सीन। तो बेटा ये जो वैक्सीन है, ये जो भी हम कर रहे हैं कोविड से, जो हम बच पाए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी ओनली। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ अगर हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें बेटा, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी को बेटा क्या है ना, हमने दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है। देखो, एक तो ऐसा है जो हम अभी नए टाइम में यूज कर रहे हैं, दैट इज बेटा नए। आप लोग क्या हो बेटा? आप लोग मॉडर्न हो। आप लोग क्या हो? आप लोग मॉडर्न हो। बट कुछ चीजें जो पहले से चली आ रही है, आपके दादा दादी, वो लोग क्या है बेटा? ट्रेडिशनली चीजों को करते आए हैं, है ना? अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कर्ड का इस्तेमाल करा, तो क्या हम पहली बार कर रहे हैं?
नो राइट, हम पहली बार तो नहीं कर रहे, तो इसलिए वो क्या है बेटा, ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। कुछ चीजें होती हैं ना, जैसे बेटा बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो हम क्या करते आ रहे हैं, हम बहुत दिनों से, जैसे दिवाली आज पहली बार तो नहीं मनाओगे ना बेटा, हर साल मनाते हैं, हमारे दादा दादी भी मना रहे थे। इसलिए ट्रेडिशनल जो मेथड होते हैं बेटा, वो पहले से हमारे पूर्वजों से जो चला आ रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेडिशनल मेथड। सो बेटा यहाँ पर हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ, क्या है लिखा है बेटा, साइंस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन एंड सराउंडिंग्स। तो बेटा ऐसा नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, ये चला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्वियसली, और उनके प्रोडक्ट्स का, किस चीज के लिए बेटा, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स बहुत सेल्फिश हैं, हम खुद के लिए ही यूज करेंगे। तो बेटा सेल्फिश ऐसा नहीं है कि खराब चीजों में, ऑब्वियसली हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना चाहते हैं इन एवरी वे। तो यहाँ पर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस साइंस का यूज करके, उसमें भी किसका यूज बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज कर रहे हैं, सो दैट वी कैन मेक एवरीथिंग बेटर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट वाज अबाउट ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर आप देखो इस पिक्चर को, तो देयर इज डिपिक्शन ऑफ फार्मिंग। अब हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो क्या ये अभी से चला आ रहा है? नो बेटा, ये बहुत पहले से आ रहा है। मैन हैज बीन प्रैक्टिसिंग सेलेक्टिव ब्रीडिंग सिंस द इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर। और आपको पता है बेटा, एग्रीकल्चर जो है 10,000 ईयर्स अगो हुआ था। और आपको पता है बेटा, ये सबसे पहला ऑक्यूपेशन है। हमारे जीके में भी ऐसे सवाल आते हैं बच्चों कि क्या सबसे ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन क्या है, तो बेटा टीचर्स ये सब तो बाद में आए, है ना, डॉक्टर्स ये सब बाद में आए, बट सबसे पहले जो ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुई थी विच वाज एग्रीकल्चर। तो बेटा ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है बेटा कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, तो 10,000 ईयर्स अगो। तो मैन जो है बेटा सेलेक्टिव ब्रीडिंग बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। तो बेटा यहाँ पर फार्मिंग जो है वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी, ये क्या है बेटा, इट्स अ क्या है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ये भी एक मेथड है किसका बेटा, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का, जो आप देख सकते हो कि कितने सालों से चला आ रहा है। तो ट्रेडिशनल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, राइट। तो चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो बेटा, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें क्या मिल पाए बेटा, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड लाइवस्टॉक। प्लांट्स और लाइवस्टॉक का आपको पता ही है बेटा। देखो ऐसा है, बहुत आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, सुना है, नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ बेटा। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था कि हमने ऐसी ब्रीड बनाई, हमने ऐसी वैरायटी डेवलप करी प्लांट्स की, क्योंकि क्या हो रहा था, हम इतने सारे पॉपुलेशन है बेटा, आप देख रहे हो ना कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम तो चाइना से भी आगे बढ़ चुके हैं बेटा, किससे आगे बढ़ चुके हैं, चाइना से भी आगे बढ़ चुके हैं। तो बेटा पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, तो वैसे वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ रही थी, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहां पर आई हमारी बायोटेक्नोलॉजी काम। कैसे आई बेटा, तो देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इंप्रूव्ड क्वालिटी बनानी पड़ेगी। अब देखो बेटा, हमने क्या किया, प्लांट्स की भी इंप्रूव्ड क्वालिटी डेवलप करी और लाइव स्टॉक की भी। अब आपको पता है प्लांट्स हमारे फूड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और लाइव स्टॉक भी किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे हम क्या है, बहुत सारे वेजिटेरियंस भी होंगे आप में, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस भी होंगे, है ना। और आपको पता है कि हमारे लाइव स्टॉक से क्या आता है बेटा, मिल्क आता है। क्या आता है बच्चे, मिल्क आता है। हाँ जी बेटा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग की। तो बेटा सेलेक्टिव ब्रीडिंग की अगर मैं बात करूं, तो इंप्रूव्ड, हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग हमने क्यों करा। सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है बेटा एक ट्रेडिशनल मेथड है जो बहुत पहले से चला आ रहा है, एज आई टोल्ड यू। तो उसमें क्या हो रहा है ना बेटा, इंप्रूव्ड, हम क्यों सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं। देखो बेटा मैं ये बता रही थी कि हमने ना क्या हुआ, धीरे धीरे हम आपको ये पता है, हम चाइना से भी आगे बढ़ चुके हैं ना बेटा। किस में आगे बढ़ चुके हैं, चाइना से भी आगे बढ़ चुके हैं अपने पॉपुलेशन में। तो बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे फूड की डिमांड बढ़ेगी। फूड की ही नहीं बेटा, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट से हमारा वेजिटेरियन फूड आता है, बट लाइव स्टॉक की बात करें तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हैन, ये सब जो हो गया, ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन है, पिग, ये सब, तो ये क्या होता है, ये लाइव स्टॉक में आता है ना बेटा। तो इस पे हम क्या है, डिपेंडेंट है। तो बेटा इसके लिए क्या हो रहा है कि हमें लाइव स्टॉक को भी इंप्रूव करने की जरूरत थी, और हमें प्लांट्स को भी इंप्रूव करने की जरूरत थी। तो हमने क्या करा, हमने ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने क्या करा बेटा, एक ऐसी वैरायटी डेवलप करी जो, जैसे मान लो एक व्हीट की वैरायटी थी बेटा, जिसमें क्या हो रहा था,
एक वीट की वैरायटी थी जिसमें ना मतलब सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट द थिंग इज कि उसमें हो क्या रहा था कि ईल्ड ना बहुत कम आ रही थी। तो वो पॉपुलेशन जो हमारा था ना उसके लिए परफेक्ट नहीं थी। तो हमें पॉपुलेशन के लिए भी तो परफेक्ट ईल्ड चाहिए ना, जिससे पॉपुलेशन भी हमारा क्या हो पाए, मतलब कि सबकी डिमांड पूरी हो पाए। तो ऐसा नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया बेटा, सेलेक्टिव ब्रीडिंग की हेल्प से वी इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग ह्यूमंस कुड प्रोक्योर प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी लाइक गुड ईल्ड एंड डिजीज रेसिस्टेंट। अब देखो बेटा, होता था कई बार जैसे लाइफ स्टॉक है, मान लो हमें मिल्क चाहिए, तो लेकिन ना बीमार पड़ रही है गाय, है ना, तो उसकी वजह से काउस बीमार पड़ रही थी, डिजीज रेसिस्टेंट कोई बीमारी हो जा रही थी एंड वो मर जा रहे थे। तो हमारी क्या हो रही थी बेटा, जो ईल्ड थी वो क्या हो रही थी बेटा, उससे ईल्ड उतनी अच्छी नहीं आ पा रही थी। तो हमें तो ईल्ड चाहिए ना बेटा, क्योंकि हमें तो पॉपुलेशन का डिमांड पूरा करना है। तो इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया बेटा। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या करा, हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके, हमने ब्रीडिंग की हेल्प लेके, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह मेथड्स को इस्तेमाल करके हमने क्या करा बच्चे, हमने एक ऐसा वेराइटी बनाया, एक ऐसी ब्रीड बनाई जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा ईल्ड आ सके। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर अप टिल हियर नाउ। अगर हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग की बात करें तो बेटा आप देख रहे हो यहां पर क्या है, जंगल फाउल है। ठीक है, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया बेटा, हेंस में। ठीक है, किस में कन्वर्ट किया बेटा, हमने हेंस में। अब आगे देखिए कि यहां पर क्या हो रहा था, तो ये हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू किया। अब देखो बेटा, अगर आप देख पा रहे होगे तो यहां पर जो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हमने क्या किया, स्किनी है, एक आप देख रहे हो, एक तरफ जो एक बर्ड है वो स्किनी है, बट वो बहुत सारे अंडे दे रही है। क्या कर रहे हैं बेटा, बहुत सारे अंडे दे रही है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ईल्ड बहुत अच्छा आ रहा है। और दूसरी तरफ जो हैन है वो क्या है, मतलब मोटी तगड़ी है, मतलब आप ये समझ लो कि डिजीज रेसिस्टेंट है, बहुत एकदम हेल्दी है, बट क्या हो रहा है, एग्स जो है वो कम आ रहे हैं, मतलब ईल्ड जो है वो कम आ रहे हैं। तो अगर हम डिजायरेबल जीन्स की बात करें तो बेटा हम ये सोच सकते हैं कि हमें अंडे तो ज्यादा चाहिए, बट हमें भाई ऐसी भी बर्ड नहीं चाहिए जो अपने पहले ही मर जाए, है ना। अंडे देने के लिए मतलब बॉडी ही उतनी अच्छी नहीं है कि मतलब वो प्रोवाइड कर सके हमें उतनी ईल्ड। तो हमें क्या चाहिए बेटा, डिजायरेबल जीन्स क्या है बच्चे, कि हमें ऐसी बर्ड चाहिए जो कि एग्स भी ज्यादा ले कर सके, और क्या चाहिए बेटा, हमारी जो बर्ड हो वो स्ट्रांग भी हो, जो कि सारे चीजों को रेसिस्टेंट, डिजीज रेसिस्टेंट हो, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो आगे लाइफ में, और उसकी वजह से क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा हमें ईल्ड दे सके। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हो गया डिजायरेबल जीन्स। क्या हो गया मतलब बेटा कि हमें क्या चाहिए बेटा डिजायरेबल जीन्स। तो अगर आप देख सकते हो तो हमने क्या कराना बेटा, हमने इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग से स्किनी जो बर्ड थी, जो अंडे ज्यादा देती थी, उनका क्रॉस किससे कराया, जो स्ट्रॉन्ग बर्ड थी। ठीक है, तो इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला बेटा, हमें मिल गए डिजायरेबल जीन्स। हमारे लिए तो बेस्ट हो गया, है ना, हमें ऐसी बर्ड मिल गई जो भाई स्ट्रॉन्ग भी है, और क्या हो रहा है, बहुत सारे एग्स भी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये तो बहुत ज्यादा बेस्ट हो गया हमारे कमर्शियल पर्पस के लिए, यही तो हम चाहते थे। तो बेटा इसीलिए तो मैंने बोला बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जहां पर हम अपने पर्पस के लिए, अपनी चीजों के लिए लिविंग का इस्तेमाल करके हमने ईल्ड बढ़ाई और अपने बेनिफिट्स के लिए हमने उनको यूज करा है। सो दैट इज व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर हमने एग्जैक्टली करा क्या है। ठीक है बच्चे, नाउ अब देखो बेटा, अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर हेफ्टी जो हमने बनाई ब्रीड, वो हेफ्टी मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग भी है और एग्स भी ज्यादा दे रही है, डिजायरेबल जीन्स है। अब अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर हेफ्टी है, लेज मोर एग्स, तो हमें क्या मिल गई बेटा, डिजायरेबल जीन्स मिल गई। ठीक है, अब देखो बेटा, जब यही अब हमें क्या मिला था ना, डिजायरेबल जीन्स मिला था। ठीक है बेटा, तो होता क्या है कि हमें ऐसा नहीं है कि वहीं तक ना बस रखना है उस चीज को, हमें आगे भी बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर ये जीनोम है और आप देख सकते हो कि ओवर मेनी जनरेशन डिजायरेबल जीन्स एक्यूमुलेट, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जब कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होती है इस तरीके से, तो हमारे जो ब्रीड होते हैं वो ऑलरेडी ऐसे आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जीनोम, जिसमें जो जीन्स है वो डिजायरेबल ही होते हैं, जो कि अच्छे ही क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या हो रहा है बेटा, इट इज
हेल्पिंग टू मॉडिफाई द जीनोम। तो जब जीनोम ही अच्छा हो जाएगा तो बेटा ऑब्वियसली जो मतलब अगर हम प्रोडक्ट, अगर हम बर्ड की बात करें तो वो ब्रीड अच्छी होगी, ऑल ओवर उसका सब कुछ अच्छा होगा, वेदर इट इज इट्स हेल्थ, वेदर इट इज इट्स ईल्ड, सब कुछ क्या होगा बेटा, इन ऑल द पर्सपेक्टिव ये क्या हो जाएगा, एक अच्छा जीनोम बन के तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें अच्छी ईल्ड मिलने लग जाएगी। सो दैट्स हाउ सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज हेल्पिंग। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें एंशिएंट डिपिक्शंस ऑफ मेकिंग ब्रेड, अब हमने बात करी थी वाइन। देखो बेटा ब्रेड एंड वाइन मेकिंग भी जो है ये सब क्या है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल है, जहां पर हम माइक्रोब का यूज करके और हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बेनिफिट्स के लिए यूज करा है। ठीक है, अब हम बात करें तो यहां पर है अर्लीस्ट नोन एविडेंस ऑफ ब्रेड मेकिंग इज फाउंड फ्रॉम अ 9000 ईयर ओल्ड डिग साइट इन टर्की। तो बेटा आप देख सकते हो कि ये भी कितना पुराना है ना। क्या है बेटा, अर्लीस्ट नोन एविडेंस। देखो बेटा ब्रेड एंड वाइन मेकिंग भी एक तरीके का क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का मेथड है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यूज कर रहे हैं इस मेथड को। ठीक है, इजिप्टियंस हुआ करते थे जिन्होंने प्रैक्टिस करा था ऑफ गिविंग ऑफरिंग्स टू देयर डेड वंस टू सपोर्ट आफ्टर लाइफ जर्नी एंड ब्रेड वाज वन ऑफ देम। तो बेटा यहाँ पर आपको सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी ही नहीं, इसकी आपको हिस्ट्री भी पता चल रही है। तो अगर आपको ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारी जानकारी चाहिए, तो बेटा आप ऐसे ही लेक्चर को कंटिन्यूअसली देखते रहो, क्योंकि हम आपको ऐसे ही कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम बिल्कुल बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देंगे आपको, और आपको बस देखना है और आपको मज़ा भी आएगा, एंड आई होप आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो इजिप्टियंस हैड प्रैक्टिस ऑफ, तो आप देख रहे हैं ब्रेड कैसे आया बेटा, एक एंशिएंट है, ये भी क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है ब्रेड का। तो इजिप्टियंस क्या करते थे, आपको पता ना, इजिप्ट में मम्मी होती है ना बेटा, वो डरावनी पिक्चरें बनती है ना उसके ऊपर, है ना। तो इजिप्ट में जो मम्मीज को बनाते थे तो वो डेड वंस को ना ऑफरिंग्स में देते थे, क्योंकि ऐसा हम भी बिलीव करते ना बेटा कि हमारी ना डेथ के बाद भी एक आफ्टर लाइफ होती है, वहाँ भी हमें सर्वाइव करना पड़ता है ना। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी अपने मम्मी और अपने दादी दादा सबसे, है ना बेटा। तो ब्रेड भी उनमें से एक था, तो वो बेटा आफ्टर लाइफ के लिए उनको दिया करते थे, ताकि उनको लगता था कि अगर हमने उनको खाना दे दिया तो उनको बाद में दिक्कत नहीं होगी, उनको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ब्रेड भी उनमें से एक था। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा ब्रेड ही नहीं वाइन भी, इजिप्टियंस जो थे ये काफी आगे थे, आप देख सकते हो इजिप्टियंस ब्रूइंग वाइन। तो बेटा ये ब्रेड ही नहीं, ये वाइन भी बनाते थे। ठीक है, तो डिपिक्शंस ऑफ इजिप्टियंस ब्रूइंग वाइन इज फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ पिरामिड्स। आपको पता है इजिप्ट में पिरामिड्स भी है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, 7 वंडर्स में आता ना बेटा पिरामिड्स। ठीक है, तो इजिप्टियंस रिकॉर्ड्स डेटिंग बैक 4500 ईयर्स अगो शोज दैट दे यूज्ड ग्रेप्स फॉर वाइन मेकिंग। बेटा ग्रेप्स का इस्तेमाल, आप तो बोलोगे मैम ये फ्रूट है, बेटा इसको फर्मेंट करा देते हैं। कैसे फर्मेंट, आपने देखा हो ना इडली और ये सब का डोसा का जो बैटर बनता है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली फर्मेंट करा देते हैं ना बेटा, फिर वो फूल के इतना बड़ा हो जाता है। मम्मी को जब इडली बनानी होती होगी ना तो उन्होंने क्या करा होगा, वो या तो इनो डालते होंगे अगर तुरंत बनाते होंगे, और अगर उन्होंने अच्छा ही इडली बनानी है तो वो क्या करते हैं, वो 1-2 दिन पहले ही बैटर को रख देते हैं ताकि वो फर्मेंट होता जाए। ठीक है बेटा, तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी का मेथड है, दैट इज ट्रेडिशनल। ओके बेटा, तो अगर हम वाइन मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, ये सब की बात करें तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी का ही मेथड है। बायोटेक्नोलॉजी कैसे हुआ बेटा, क्योंकि हम यहाँ पर बेटा फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, कौन इस्तेमाल हो रहा है, अरे बायो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपने सुना होगा, ईस्ट का नाम सुना है आपने, जो कि क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका इस्तेमाल करते हैं हम किसमें, फर्मेंटेशन में। किसमें इस्तेमाल करते हैं बेटा, फर्मेंटेशन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फर्मेंट हो रहा है, और जिसकी वजह से हमें इतनी टेस्टी खाने को मिल रहा है, दैट इज वाइन। ओह माय गॉड, ब्रेड से आपको पता ही है कितनी सारी चीजें, पिज्जा बेटा, पिज्जा का जो वो नीचे वाला होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अरे बेटा वही पिज्जा का जो डो बनता है उसमें भी अपने को यूज करना होता है, अदरवाइज इतना अच्छा टेस्टी खाना अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ईस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बहुत सारे टेस्टी चीज़ों के लिए, तो इस वजह से आप टेस्ट कर पा रहे हो ऐसी अच्छी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। अब देखो बेटा वैक्सीन की बात आ रही, आपको पता है कि मैंने वैक्सीन के बारे में ना पहले भी बताया। ठीक है, मैंने बोला ना कि बेटा आजकल इंडिया में अगर इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि वैक्सीन है उसका, है ना, उसका रीज़न क्या है बेटा, वैक्सीन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एक बहुत ही
महान साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने क्या किया था, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रैक्टिस की थी किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए। और आपको आज पता है बच्चों की वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, हम कितने सारे डिजीजेस से बचे हुए हैं। आपको पता था अभी जो महामारी आई थी दैट इज कोविड, आपको पता है हम लॉकडाउन में घर में बंद होकर पड़े थे, लेकिन आज वैक्सीन की ही वजह से मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ और आप वहाँ सामने लेक्चर्स देख रहे हैं, राइट बेटा। क्योंकि इसी की वजह से तो क्या हुआ, दिक्कत हो गई थी ना बेटा, हम लोगों को आइसोलेटेड रहना पड़ रहा था, हम अपने नॉर्मल एवरीडे लाइफ की चीजें भी नहीं कर पा रहे थे, है ना बेटा। तो ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है बेटा, आप हमारे घर में ना जब भी आप रहते होगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, 5 साल के बच्चों को ढूंढने के लिए लोग आते हैं दरवाजे पे, क्या आपके पास 5 साल के बच्चे हैं? तो और आपको पता है अमिताभ बच्चन पहले एडवर्टीजमेंट करता था 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो की वैक्सीन के लिए। तो बेटा वैक्सीन की ही वजह से आज पोलियो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है हमारे इंडिया से। तो बेटा ये किस तरह हुआ, बिकॉज ऑफ द वैक्सीन ओनली। स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी ऐसी बहुत सारी बीमारियां को हमने इरेडिकेट कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया है बेटा। अब देखो पता है बेटा यहाँ पर क्या था, ही इनोक्यूलेटेड 8-year-old बॉय विथ फ्लूइड ऑफ काउ पॉक्स इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो बेटा द थिंग इज, पता है हो क्या रहा है, हुआ क्या पता है आपको, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं। ये जो एडवर्ड जेनर थे ना, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने बेटे पर ही एक्सपेरिमेंट कर दिया। आप सोचो जरा इन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया। आप करोगे ऐसा कभी, करोगे बेटा? साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो उनको कुछ नहीं दिखता है, उनको बस अपना एक्सपेरिमेंट दिखता है और वो उसके लिए ना कहीं तक भी किसी भी लेवल तक जा सकते हो। तो आप देख लो कि कितना रिस्क लेकर, अपना बच्चा तो सबको इतना प्यारा होता है ना बेटा, बट फिर भी उन्होंने अपने 8 साल के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया बेटा, देखो एक स्टोरी है छोटी सी, मैं जरा बता दूं आपको। एक्चुअली हुआ क्या था कि काउपॉक्स भी एक चीज होती है जो काउज में मिलता था देखने को। तो एक ना जो होता है ना ऐसे लोग जो काउज वगैरह रखते हैं, तो वो एक आदमी था जिसको ना स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। तो एडवर्ड जेनर ने सोचा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मतलब सबको इतनी प्रॉब्लम और इतनी महामारी छाई हुई है बट इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या किया ना, उसको उन्होंने ऑब्जर्व करा, तो जिसकी वजह से उनको ऐसा आइडिया आया कि ओके। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने फ्लूइड निकाला काउ पॉक्स का, और उसकी वजह से तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा, उनको ऐसा लगा कि शायद इस फ्लूइड में ना एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। किसके अगेंस्ट बेटा? स्मॉल पॉक्स के। स्मॉल पॉक्स कौन कॉज करता है? जल्दी वायरस, बैक्टीरिया, क्या कौन कॉज करता है? ये आपका होमवर्क है, जल्दी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कॉज करता है स्मॉल पॉक्स। ठीक है बेटा। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको मारने के लिए उनको लगा कि उसकी बॉडी में बॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है बेटा। तो उन्होंने क्या किया, वो फ्लूइड लिया और उन्होंने अपने बेटे को इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से बॉय को माइल्ड फीवर तो हुआ बट जल्दी ही रिकवर होके सफर उनको स्मॉल पॉक्स लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। तो बेसिकली बेटा वैक्सीन क्या होता है ना, वहां पर हम वैक्सीनेशन में यही यूज करते हैं, हम एक एटेन्यूएटेड पैथोजन को डालते हैं, या फिर जो अधमरे स्थिति में हो। बेटा आप ही सोचो ना, आपको कोई बहुत मार पीट के छोड़ दे, बोले आप चलो तुम मार के दिखाओ, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो सेम ऐसा ही कुछ होता है हमारे ये जो पैथोजन है उनके साथ। तो ऐसा ही कुछ आधे मरे स्थिति में हम डाल देते हैं बॉडी में, तो उनकी वजह से हमारी बॉडी को ये पता भी चल जाता है कि क्या, कि ओके कोई तो फॉरेन एंटीजेंस आए हैं हमारी बॉडी में, हमारा बॉडी पूरा रेडी हो जाता है ऐसे डिश उड़ाने के लिए। किसको? पैथोजेंस को। ठीक है। तो दैट्स हाउ, इस तरीके से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की क्या हुई बेटा, डिस्कवरी हुई। ठीक है। अब देखो बेटा दूसरे साइंटिस्ट जो हमारे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बेटा ये जो भी साइंटिस्ट हैं इन पे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इनको नोट डाउन करते रहिए और चीजों को ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा जल्दी हो रही है तो प्लीज इसको पॉज करके लिखो या फिर बैक करके वापस जाओ। ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया बेटा, इन्होंने सोल्यूशन निकाला किस चीज का, बैक्टीरियल डिजीजेस को ट्रीट करने का। आपको पता ही बेटा हमें बैक्टीरिया कितने ज्यादा परेशान करते, कितनी सारी ऐसी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जिनकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, है ना। ही शोड दैट वन माइक्रोब कैन बी यूज्ड टू किल अनदर। तो इनकी वजह से हमें पता चला कि एक माइक्रोब जो है वो दूसरे को मारने के लिए यूज किया जा सकता है। ये भी तो बायोटेक्नोलॉजी ही है ना बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी ही तो है, जहां पर हम माइक्रोब क्या है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो बेटा तो इन्होंने क्या ऐसा काम करा, इन्होंने पेनिसिलिन, किसको बेटा, पेनिसिलिन,
ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की इन्होंने, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर देखो एक डायग्राम है, पेनिसिलियम मोल्ड ग्रोइंग ऑन बैक्टीरियल पेट्री डिश। बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो एक गोल सा ऐसे से करके स्ट्रक्चर है, इसको पेट्री डिश बोलते हैं, जो कि आपको जब आप लैब में जाओगे तो आपको दिखने लग जाएगा। कहाँ दिखने लग जाएगा बेटा? लैब में। आपको एक्सपेरिमेंट जब करना होता है बेटा, किसी कल्चर को ग्रो कराना होता है, तो हम पेट्री डिश का इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्री डिश में क्या है बेटा? पेनिसिलियम मोल्ड ग्रोइंग ऑन बैक्टीरियल पेट्री डिश, ठीक है। तो यहाँ पर पेनिसिलियम ग्रो किया हुआ है किसमें? बैक्टीरियल पेट्री डिश में, जिसमें हमने क्या किया था? बैक्टीरिया का इनोकुलम डाला था। अब देखो बेटा, अलेक्जेंडर पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई बहुत एक्सीडेंटली हुई, ठीक है। कैसे हुई बेटा? एक्सीडेंटली, कोई भी ऐसा जानबूझकर नहीं था, बट ऐसे ही देखा उन्होंने और ऑब्जर्व किया और उनको दिखा कि अरे ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ अच्छा हो गया, ठीक है। तो जब अच्छा होना तो हो ही जाता है। तो इसलिए एक और बात यहाँ से सीख लो कि बेटा कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, हमेशा ध्यान रखो और हमेशा अच्छा होगा। बस इस बात को पॉजिटिव वे में सोचो और बस मेहनत करते रहो बेटा। जब आप अपना बेस्ट दोगे ना, तो आपके साथ बेस्ट तो होके ही रहेगा। हाँ ठीक है, कभी कभार थोड़ा सा देर हो जाता है, बट अपने आप को पेशेंस बिल्कुल नहीं खोना है, ठीक है। हमारा काम क्या है बच्चे? पेशेंस रखना, ठीक है। पेशेंस रखिए और अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ मोल्ड ग्रोइंग ऑन बैक्टीरियल पेट्री डिश कुड किल ऑल द बैक्टीरिया। तो इनको बहुत ही ज्यादा ना अमेजिंग लगा ये चीज देख के कि अरे वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो डिस्कवर इन्होंने किया ना कि एक मोल्ड है जो बैक्टीरियल पेट्री डिश में ग्रो की है, ये सारे बैक्टीरिया को मार सकती है। It was really a great discovery, and you know कि there are so many bacterial diseases जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा harmful है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इन्होंने क्या किया? He extracted this antibacterial toxin, and इसी को उन्होंने क्या बोला? पेनिसिलिन। क्या बोला बेटा? पेनिसिलिन। तो उसके बाद से क्या हो गया बेटा? पेनिसिलिन बिकम द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी डिस्कवर्ड। उसके बाद बहुत सारी डिजीजेस जो है उनकी वजह से क्योर हो पाया, जिसको हमने क्या बोल दिया? पेनिसिलिन। तो बेटा पेनिसिलिन की अगर पूछा जाए आपसे कि डिस्कवरी किसने करी थी, तो किसने करी थी बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये सारी चीजें। अब देखो बेटा, हमने काफी चीजें ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी पर हमने कवर कर ली। हमने आपको ये भी बता दिया कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो बहुत सालों से चला आ रहा है उसी को ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और अब हम आते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आप लोग क्या हो? मॉडर्न हो। तो चलो शुरू करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बेटा बेसिकली क्या है? एक टेक्निक है या प्रोसेस है जो कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हैं। किसको बेटा? हम, मुझे नहीं, आपको नहीं, मैं कर रही हूँ। जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। किसके जेनेटिक मटेरियल को बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। किस चीज के लिए बेटा? हमारे ओन बेनिफिट्स के लिए। हमें जहां लग रहा है ना कि इसको अगर हम इस तरह से कर देंगे तो शायद कुछ बहुत अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। आप ये सोचो ना बेटा, अब मान लो कोई एक बच्चा है मान लो, जो कि ना मेहनत तो बहुत कर रहा है ना, वो पढ़ पा रहा है, लेकिन उसके ना जल्दी से ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि शायद उसको ना कहीं कहीं चीज़ें ना गलत जल्दी से समझ में नहीं आती है, मतलब उतना दिमाग जल्दी नहीं चलता है। तो अगर हम ऐसे जीन डाल दें उसमें, जो कि उसको ऐसा लगे कि ओ अभी मैम ने बताया और अभी 2 सेकंड के बाद उसको तुरंत समझ में आया, तो उसके लिए कितना अच्छा होगा ना, क्योंकि वो तो हार्ड वर्क भी कर रहा है और अगर उसका दिमाग भी इतना जल्दी जल्दी चलने लग जाए तो ये तो बेस्ट हो गया ना कॉम्बिनेशन बेटा। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हम उस जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ताकि हम किस चीज उसका क्या कर सकें? बेस्ट वे में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है बच्चे। तो इसलिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, टेक्निक्स एंड प्रोसेस यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं किसका? जेनेटिक मटेरियल का। किसके जेनेटिक मटेरियल का बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी वर्सेस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो हम जरा देखते हैं बेटा ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या फर्क है। देखो बेटा, ट्रेडिशनल में क्या हो रहा था ना कि जो दोनों ही, मतलब हमें जो चाहिए था वो तो आ ही रहे हैं, बट जो नहीं चाहिए था ना बेटा वो भी आ जा रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, जब मान लो जैसे हम ऐसा करते हैं ना बेटा, वीड्स का आपने सुना होगा, जब हम प्लांट ग्रो करते हैं ना तो हमें वो तो चाहिए, वीड तो हो चाहिए ही होता है। गेहूं हम अगर हम उगाते हैं तो उसमें वीड्स भी आ जाते हैं, तो वो तो चाहिए ही होता है, बट वीड तो नहीं चाहिए ना बेटा। तो इसमें क्या हुआ ना, अनडिजायर्ड और डिजायर्ड दोनों ही जीन्स आ गई, दोनों ही इनहेरिट हो गई। बट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या चेंजेस लाए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे बेटा? डिजायर्ड जीन को ही इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप ये सोचो, अगर सिर्फ और सिर्फ हम डिजायर्ड जीन को लाए तो ये कितना बेस्ट हो जाएगा ना, राइट? कितना बेस्ट हो जाएगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड जीन को लाए। तो इसलिए यहाँ पर क्या है बेटा, हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वेयर एज ट्रेडिशनल में क्या हो रहा था, क्योंकि पुराना टेक्निक है तो अच्छी चीजें तो हो रही है बट उसके साथ कुछ बुरी चीज भी आ जा रही है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके ना एक सर्कल है दोस्तों का, तो ऐसे होता है ना बेटा, हमारी क्या है ना आदतें होती है। अब ऐसा नहीं है, अगर आपके दोस्त हैं उनमें कुछ अच्छी आदतें हैं तो कुछ बुरी आदतें भी हैं, बट आप में ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी आदतें ही आएंगी। आप क्या करोगे ना, आप बुरी आदतें भी ले लोगे, है ना? तो ये नॉर्मल है, तो यही हो रहा है, ये दुनिया में ऐसा ही हो रहा था। तो अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, आपकी सारी सिर्फ अच्छी आदतें लेंगे कि बुरी आदतों को हमें साइड में रखनी है। तो दैट्स व्हाट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज डूइंग। ओके, अब देखो बेटा, अगर हम लिमिटेशंस बात करें ट्रेडिशनल मेथड की, तो बेटा ट्रेडिशनल मेथड की कुछ लिमिटेशंस थी। मैंने आपको बोला कि क्या हो रहा है बेटा, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों ही जीन्स आ जा रही हैं। अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर देखें स्किनी चिकन, ठीक है, इसके जीनोम आए, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एक्यूमुलेशन हो गया दोनों टाइप्स के जीन्स का। किसका? डिजायरेबल भी हो गया और अनडिजायरेबल भी हो गया। अब इसमें क्या हो गया ना बेटा, स्किनी चिकन थी तो इसकी वजह से क्या हो गया, डिजायरेबल में तो हो गया क्या कि भाई ठीक है, अगर अंडे अच्छी दे रही है तो वो आ गया, बट यहाँ पर क्या हो गया बेटा, डिजीज्ड चिकन आ गई, क्योंकि स्किनी थी ना तो उसमें बहुत सारी बीमारियां भी आ गई साथ में, जो कि हमें नहीं चाहिए था। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, आप रेड रेड देख रहे हो, तो अनडिजायरेबल जीन्स मतलब रेड से दिखाया हमने, और डिजायरेबल जीन्स को ये जो आप देख रहे हो ना दूसरे कलर का, इसको हमने इस तरीके से दिखाया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड का ना कुछ लिमिटेशंस हो गया, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे बेटा, हमने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करा, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, डिजायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा, अगर हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इस लिमिटेशन से ऊपर उठकर बहुत अच्छा एक काम कर रहा है। तो टेक्निक्स जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, वो अलाउ करता है हमें इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ और सिर्फ किसकी, डिजायरेबल सेट ऑफ जीन्स को, जो हमारे में अच्छी क्वालिटीज है, सिर्फ और सिर्फ वही जाएंगी कहां पर, जहां हम चाहेंगे। ठीक है बेटा, तो जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें क्या करना है, मैनिपुलेट करना है या अच्छा करना है, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या डालेंगे, ओनली एंड ओनली डिजायरेबल जीन्स। और ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल हो पाया, ओनली बिकॉज ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो वो कैसे हुआ, चलो आगे देखते हैं। तो हम जरा देखें प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के एग्जैक्टली है क्या। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में दो चीजें दी हुई हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी जो है हमने दो सेक्शन में उसको डिवाइड करा है। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो वो क्या है, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है। तो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही है जहां पर हम ऑल्टर कर रहे हैं जीन्स को, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, तो चलो एक एक करके इस चीज को जल्दी जल्दी देखते हैं और हम अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आप देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर क्या है, ये एक टेक्निक है टू ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू चेंज इट्स जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो बेटा यहाँ पर हम अगर जीनोटाइप को चेंज कर रहे हैं तो फिनोटाइप तो चेंज होगा ही होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि सबको जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब पता है या नहीं। तो बेटा फिनोटाइप जैसे मैं जैसे दिख रही हूँ, आप जैसे दिख रहे हो, आप जो बाहर से देखने में हो उसको ही फिनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप मतलब जो मेरे जीन्स हैं, है ना। तो जीन्स बेटा क्या होता है, जीन्स ही तो इनहेरिट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं। जैसे आप में कुछ जीन्स होंगे ना, जैसे मैं बताऊं एक चीज, मेरी जो नोज है ना वो मेरे दादाजी की जैसी है, तो ये इनहेरिटेड चीजें हैं, ये इनहेरिटेड ट्रेट है, ठीक है, जो कहाँ से हुई है, लास्ट जनरेशन से इसमें आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से जीनोटाइप, अगर जीन ऐसा है तो फिनोटिपिकली भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, टेक्निक्स टू ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल, ऐसा टेक्निक है जहां पर हम चेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को, ताकि उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो जाए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा अब आप देखो, ऑर्गेनिज्म हैज अ जीन विच कोड्स फॉर अ सर्टेन एमिनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है बेटा, अब एमिनो एसिड सीक्वेंस,
तो बेटा क्या है ये, जरा सोचो इस पे। देखो बेटा, ऑर्गेनिज्म के पास जीन होता है। आपको पता है जीन क्या है? जीन के बारे में आपको पता है? सोचो सोचो। तो बेटा जीन्स जो है ना बेटा, हमारे क्रोमोसोम के ऊपर ना ऐसे सेगमेंट्स, हमारे क्रोमोसोम का जो सेगमेंट्स है उसी पे लोकेटेड है, वहीं पर लोकेटेड है। और हर जीन अपना एक सर्टेन एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है और उसके सर्टेन एक एक्टिविटी होती है, वो एक सर्टेन रोल प्ले करता है। तो बेटा अगर हम उसमें चेंज करें ना तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, कई ऐसी चीजें हैं जो जेनेटिक कोड के सीक्वेंस की वजह से प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। आपको पता है वो भी क्या होता है बेटा? वहां पर भी वो इसलिए हो रहा है बिकॉज कुछ जेनेटिक कोड के सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ गई है। तो बेटा आप ये सोच लो कि कैसे ये हो रहा है। तो विच कोड्स फॉर, तो जेनेटिक जीन्स में क्या होता है बेटा, कुछ सर्टेन एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है जिसकी वजह से हमारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे जो भी ट्रेट्स है वो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने उसमें थोड़े भी चेंजेस किए, मैनिपुलेशन किया, तो वो क्या होगा, एक डिफरेंट आपको फिनोटिपिकली भी देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, यहां पर है आपका जीन और इसमें होते हैं प्रोटीन्स। क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स। तो इन्हीं प्रोटीन में, अब देखो बेटा, इन्हीं प्रोटीन में यहां पर आप क्या है, ऑल्टरेशन ऑन द जीन। तो बेटा अगर हम जीनोटाइप को चेंज करेंगे तो प्रोटीन्स भी चेंज होंगे और जिसकी वजह से आपका फिनोटाइप भी चेंज होगा। क्या होगा बेटा? जिसकी वजह से आपका फिनोटाइप भी चेंज होगा। तो ऑल्टरेशन इन द जीन चेंजेस द प्रोटीन विच इन टर्न कैन चेंज द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो क्या आपको समझ में आ रहा है यहां पर क्या हो रहा है बेटा? जीन में ऑल्टरेशन, अगर जीन में चेंजेस हैं, क्या है बेटा, अगर जीन में चेंजेस हैं तो उसकी वजह से जो है प्रोटीन्स में भी चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा बेटा? फिनोटाइप, जीनोटाइप चेंज होगा, जिसकी वजह से आपको फिनोटिपिकली भी उस ऑर्गेनिज्म में चेंज दिखेगा। ठीक है बेटा, तो आई होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा, ऑर्गेनिजम्स विथ मॉडिफाइड जीनोम इज कॉल्ड एट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब आपने जीएमओ के बारे में काफी सुना होगा, जरा मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से दिखें। तो बेटा ऑर्गेनिजम्स जिसमें मॉडिफाइड जीनोम होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जीएमओ। तो बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो आजकल हम काफी इस्तेमाल कर रहे हैं इनका, नॉट जस्ट फॉर बेटा सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म में नहीं, हम प्लांट्स में भी यूज कर रहे हैं वैरायटीज डेवलप करने के लिए, हम एनिमल्स में भी यूज करें, लाइफ स्टॉक में कर रहे हैं वैरायटीज डेवलप करने के लिए। तो बेटा अगर मैं बात करूं, अगर मैं वैरायटीज प्लांट्स की बात करूं तो बेटा मैंने आपको रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का थोड़ा सा कुछ बताया था, जहां पर क्या है ना बेटा, मैंने ये बताया था कि बेटा जहां पर अब होता क्या है, पॉपुलेशन की डिमांड बहुत ज्यादा है बट उसके अकॉर्डिंग ना हमारी जो प्रोड्यूस है वो नहीं आ रही है। अब जैसे लाइफ स्टॉक, मिल्क प्रोडक्शन तो हो रहा है बट कमर्शियल लेवल पे जितना हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो बेटा उसके लिए हमने क्या किया ना, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए, जिससे हमने क्या किया, हमने उनके जीन में ऐसी मैनिपुलेशन करी, हमने ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करा जिसकी वजह से वो एकदम बेस्ट प्रोड्यूस दे सके, वेदर इट इज प्लांट और वेदर इट इज अ लाइव स्टॉक। ठीक है बच्चे, जैसे मैंने आपको ना एक चीज, आपने ना व्हीट का एक सुनहरा वैरायटी सुना होगा, ठीक है बेटा, जहां पर क्या हो रहा है ना कि हमने एक ऐसी व्हीट की वैरायटी डेवलप करी जो क्या होगी बेटा, थिक भी हो, ग्रेन्स भी बहुत ज्यादा हो और ईल्ड बहुत अच्छी आए, और ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट बेटा थी। ठीक है, होता क्या था ना, कई बार व्हीट ना जनरली एक लंबी साइज का होता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे ही हवा थोड़ी ज्यादा बढ़ी प्लांट्स ना टूट जाते थे, जिसकी वजह से हमारे ईल्ड इफेक्ट हो रहे थे। तो हमने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से वो ड्वार्फ वैरायटी हमने बनाया, और ताकि वो उनको कुछ भी ऐसा तूफान वगैरह उतना इफेक्ट ना कर पाए, और हमने उस पर्टिकुलर वैरायटी को मॉडिफाइड बनाया। ठीक है बेटा, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है इस तरीके से हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना के हमने अपने हेल्प के लिए चीजों को इस तरह से बेनिफिट में लिया है। अब देखो बेटा, अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की तो आपने देख लिया, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम क्या था? जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम यही था कि हमने क्या किया बेटा, हमने मॉडिफाई किया एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपने अकॉर्डिंग हमने मैनिपुलेट किया उनका जेनेटिक मटेरियल, ताकि उनके जीनोटाइप में चेंज आओ, जिसकी वजह से जीनोटाइप और प्रोटीन्स में चेंजेस हो, और प्रोटीन्स में चेंजेस होने की वजह से उनके फिनोटाइप में भी चेंज दिखने लग जाए। ठीक है बेटा, अब आ गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ
only desired microbes to obtain pure product. Okay. So now this is very important. देखो बेटा, जो भी हमने वैरायटीज डेवलप करी है, हमने मिक्स किया है ब्रीड को, हमने जैसे भी हमने हाइब्रिडाइजेशन करा, हमने जो भी टेक्निक्स का इस्तेमाल करा है, ठीक है बेटा, वहां पर क्या होता है, हम जो भी चीजें लैब में कर रहे होते हैं वहां पर ना हमें कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज तभी क्या होगा बेटा, डिजायर्ड माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी. तभी क्या होगा, डिजायर्ड माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, जो कि हम चाहते हैं. नहीं तो बेटा क्या होगा ना कि जो बैक्टीरिया जो अच्छे नहीं है, जो सही नहीं है, उनकी भी ग्रोथ हो जाएगी, और जिसकी वजह से ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो हमारे डिजायर्ड माइक्रोब्स हैं उनको वो मार दे. कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, या फिर कुछ ऐसा ना उसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शंस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हम चाहते हैं रिजल्ट वो हो ही नहीं पाएगा. तो बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो हमें करने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब आपको एकदम सीखना पड़ेगा बेटा. जब आप बायोटेक्नोलॉजी, आप पता है ये ऐसा फील्ड है ना बेटा, आप बोलोगे कि मैम डॉक्टर तो बहुत अच्छा है बट बायोटेक्नोलॉजी दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड. अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी इज द बेस्ट फील्ड. ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी गुड फील्ड एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस फील्ड एज वेल. ठीक है, और इंटरेस्टिंग तो है ही, आपको लग रहा होगा इंटरेस्टिंग. सोचो जरा, वैक्सीन बना रहे हो, माय गॉड, रिसर्च, यू आर वर्किंग इन योर लैब, यू आर मेकिंग मतलब यू आर डेवलपिंग अ न्यू वेराइटी. आप सोचो जरा, आप जीन की मैनिपुलेशन कर रहे हो, कितना इंटरेस्टिंग है ना, काफी इंटरेस्टिंग है बेटा. ठीक है, तो इसी इंटरेस्ट के साथ जरा पढ़ते रहिए. तो बेटा मेंटेनेंस करते हैं हम इसका स्टेराइल कंडीशन का. बेटा ये आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको सीखना पड़ेगा प्रॉपर्ली, क्योंकि हमें स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब्स ही मिले, ताकि हमें क्या मिले, ओनली प्योर प्रोडक्ट, ओनली जो डिजायर्ड चीज हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही मिले. तभी तो बेटा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यही तो है, जहां पर हम सिर्फ क्या चाह रहे हैं, डिजायर्ड जीन्स. अब देखो बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आप यहां पर देख सकते हो. देखो बेटा यहां पर क्या है, प्रोटीन का प्रोडक्ट है, और ये आपको जीएमओ दिख रहा है. देखो बेटा मेडिसिनल एप्लीकेशन अगर हम देखें, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मेनली डील्स विद मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या कर रहा है बेटा, मेनली डील्स करता है किसके साथ, विद मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. तो सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पे ही, और उसमें भी क्या, यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. तो ये जब भी हमको मेडिसिनल एप्लीकेशन के लिए कुछ भी करना होता है या कुछ भी तैयार करना होता है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, वहां पर हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं. When we want to obtain this protein in large amounts, this is where bioprocess engineering comes into picture. देखो बेटा एक बार तो बनाना ठीक है, बट हम क्या होता है ना, हमें बहुत सारे, अब जैसे मान लो वैक्सीन बनी बेटा, हमने इतना सारे वैक्सीन प्रोड्यूस किया, हमने बहुत कंट्रीज में भी ऐसे बांटे हैं ना, मोदी जी हमारे ऐसे दूसरी कंट्रीज को भी दे रहे थे, प्रोवाइड करा रहे थे. तो कैसे, क्योंकि भाई उसकी हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए ना, कॉपीज बनाई, क्लोन, मतलब सेम टू सेम बहुत सारी चीजें बनाई. तो वो कैसे होगा, यहां पर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बहुत काम आता है. तो चलिए देखते हैं कि कैसे. देखो बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से जीएमओ, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उनका हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया. मतलब बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग क्लोन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, और इसी की वजह से यहां पर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का काम आता है, और फिर फाइनली बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं. तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टेराइल कंडीशंस सो दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई. तो हमें जब मल्टीप्लाई कराना होता है बेटा, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का. और ऑब्वियसली वो कहाँ होता है बेटा, लैब में कराते हैं हम, और उसके लिए स्टेराइल कंडीशन का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, कोई इंफेक्शन ना हो, ताकि हमें प्योर प्रोडक्ट जो है मिले. ठीक है बेटा, ये आगे जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपको पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बेटा बहुत वास्ट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है. तो अगर आप देखो यहाँ पर, आप देखो बेटा ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो ये तो मत सोचना कि मैम एनसीईआरटी नहीं करा रही, मैम बिल्कुल एनसीईआरटी ले जाएंगी. अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम
हमने नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से हमने क्या करा है बेटा, सेल्स, पार्ट्स और ये सब को हमने क्या करा है, अपने प्रोडक्ट्स, उससे हमने उसको इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया है बेटा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाई है। ठीक है, सो ये एक आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखना है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये डेफिनेशन दी है जो कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम याद रखनी है बेटा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके ये आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analogues for products and services। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने किसकी बात की है, इंटीग्रेशन, मिक्स कर दिया किसको बेटा, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स को, उसमें से सेल्स ले लिए, कुछ पार्ट्स ले लिए और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स ले लिए, और जिसकी वजह से हमने, जिसके हेल्प से हमने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर आता है डायबिटीज। देखो बेटा डायबिटीज आजकल ना, अगर आप किसी के भी घर में या आपके ही घर में कोई अंकल आ रहे हैं, चाय बन रही है, मम्मी चाय बना रही है, बोलेंगे प्लीज प्लीज चीनी मत डालना मेरी चाय में, क्यों, पता चलता है डायबिटीज है। तो आजकल इतना कॉमन हो गया ना बेटा, ये कॉमन, इतना कॉमन डिसऑर्डर्स है कि बहुत सारे पीपल सफर कर रहे हैं इस चीज से। ठीक है, तो जरा इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो बेटा, फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम सीवियर डायबिटीज द ओनली वे टू हैंडल इट क्या है बेटा, इंसुलिन थेरेपी। क्योंकि आपको पता है कि इंसुलिन के इंजेक्शन से ही उनकी डायबिटीज जो है वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो क्या होती है, वो कम होती है, और जिसकी वजह से वो क्या है अब यहाँ पर, और वो कहाँ हो रहा है बेटा, इंजेक्टेड फैट अंडर योर स्किन, इंजेक्टेड फैट, इंजेक्टेड अंडर द फैट योर, मतलब आपके जो फैट है वहीं पर डालते हैं हम सिरिंज से, किसको, इंसुलिन को, एंड इस तरह से हमने क्या करता है, हम ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पहले जो इंसुलिन का इस्तेमाल होता था, पहले जो इंसुलिन बनाते थे वो शिप से बनाते थे। कैसे बनाते थे बेटा, शिप से बनाते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, शिप तो बेटा क्या हुआ कि बहुत कम अमाउंट में, और उसकी वजह से हमें शिप को स्लॉटर भी करना पड़ता था। अब आप ये सोचो ये कितनी मतलब खराब बात है ना, कि हम अपने यूज के लिए मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई मारते हैं, आई अंडरस्टैंड, नॉन वेजिटेरियन है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बट आप फिर भी सोचो ना कि थोड़े से इंसुलिन के लिए हमने इतने सारे ऑर्गेनिज्म का क्या किया, मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई कि हमने इतने सारे को स्लॉटर कर दिया, विच इज नॉट गुड ऑब्वियसली। ठीक है, तो ट्रेडिशनली इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्लॉटर्ड शिप्स एंड पिग्स। तो बेटा शिप्स और पिग से लिया जाता था। द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच एनिमल इज लो इन दीज केसेस। तो बेटा यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑब्टेन होती थी वो बहुत ही कम होती थी। तो अब बेटा अगर हमें क्वांटिटी बढ़ानी है तो जरा सोचो क्या काम आएगा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मैंने क्या बोला, जहां पर क्वांटिटी कम है और हमें उसको बढ़ाना है तो क्या काम आएगा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जरा देखिए कि हम क्या करेंगे। देखो बेटा अगर हमें, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया सोचना, व्हाई नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया, दिस वे इंसुलिन डिमांड्स कुड बी फुलफिल्ड। तो इस तरीके से अगर हम बैक्टीरिया की हेल्प लेके अगर हमने इंसुलिन को बनाया तो इस तरीके से बैक्टीरिया, इस तरीके से क्या होगा बेटा, हमें इंसुलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलने लग जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, बट बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन ऑन इट्स ओन, सो हाउ कैन वी मेक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस इंसुलिन। तो बेटा हम ऐसा कर सकते हैं ना, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं हम उस तरीके से। क्या कर सकते हैं बेटा, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें वो जीन डाल सकते हैं जिसकी वजह से वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू करें। तो ये हम अभी देखने वाले हैं कि जीन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हम जीन को मैनिपुलेट कैसे करते हैं अपने वे में, अपने तरीके से, हमें जैसे चाहिए हम वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, क्या हम ध्यान देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। अभी हमने पढ़ा था कि शिप और पिग से हम पहले इंसुलिन लिया करते थे। तो अगर आप सोचो जरा कि हम उस डीएनए सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस कर दे, कहां से, शिप या पिग में से, किधर बेटा, उस बैक्टीरिया में, और वो भी अगर क्या करना शुरू कर दे बेटा, इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। और आपको पता है जब हम बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनाते हैं ना बेटा पेट्री डिश में, तो वो काफी ज्यादा ना हमारे लिए, मतलब कि हम बहुत ज्यादा कॉलोनीज बना सकते हैं, वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉलोनीज बन जाएंगी इजिली एक पेट्री डिश में। और आप सोचो कि कितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा पेनिसिलिन का, सॉरी पेनिसिलिन नहीं, इंसुलिन का। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने सोचा कि चलो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बेटा जहां पर हम डीएनए को, उस डीएनए सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में जो हमें चाहिए होता है एग्जैक्टली।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली हाउ इज इट डन। तो बेटा दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया बेटा, कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। कोहेन एंड बॉयर जनरली बोला जाता है, जिन्होंने क्या किया बेटा, डेमोन्स्ट्रेशन दिया किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, जो सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था, कोहेन एंड बॉयर के द्वारा। कब हुआ था बेटा, 1972 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो प्लीज नोट इट डाउन, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट है, दीज साइंटिस्ट केम अप विद एन आइडिया ऑफ कंबाइनिंग डीएनए ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्या कर रहे हैं बेटा, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए को कंबाइन कर रहे हैं ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। तो इसीलिए तो हमने क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोला बेटा हमने, रिकॉम्बिनेंट, हम रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे, मतलब दो चीजों का मिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो कोहेन एंड बॉयर ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जरा देखते हैं, ठीक है। चलिए, कब किया बेटा, 1972 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है चीजें। उन्होंने दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया, एक था एस्चेरिचिया कोलाई एंड एक था सैल्मोनेला टाइफेरियम। आपको पता है सैल्मोनेला टाइफेरियम क्या करता है, ये तो नाम सुना सुना है, क्या आपको टाइफाइड हुआ है कभी, जरूर किसी ना किसी को हुआ होगा बेटा, और यही तो है जो जिम्मेदार है इस चीज के लिए, है ना बेटा, जिम्मेदार है ना। तो देखो बेटा, कोहेन एंड बॉयर ने इसी पे एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बोला था कि ये पॉसिबल है कि हम इन दोनों के जीनोम को कंबाइन करके क्या कर दे, कंबाइन द जीनोम ऑफ, हम कंबाइन कर सकते हैं दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीन्स को। तो इन्होंने कैसे किया, इन्होंने दो ऑर्गेनिज्म लिया, एक एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई बोल लो, और एक लिया सैल्मोनेला टाइफेरियम, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या है बेटा। अगर हम सैल्मोनेला टाइफेरियम की बात करें, देखो बेटा, ई कोलाई और सैल्मोनेला दोनों में क्या है बेटा, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड। देखो बेटा, प्लाज्मिड को हम कई बार वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप जब अभी बायोटेक्नोलॉजी हमने शुरू ही करा है, तो प्लाज्मिड को हमने वेक्टर की तरह यूज करना शुरू कर दिया है। हमने प्लाज्मिड को ना वेक्टर की तरह यूज करा, क्यों बेटा, क्योंकि ये ना इजिली हम इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जा सकते हैं। तो ये अभी आप देखोगे कि कैसे, ठीक है बेटा। तो व्हाइल एवरी बैक्टीरिया हैव न्यूक्लियोइड डीएनए, नॉट ऑल ऑफ देम हैव प्लाज्मिड डीएनए। तो बेटा ऐसे जनरली सारे बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड डीएनए होते हैं, बट सारों के पास प्लाज्मिड नहीं होता। बट यहाँ पर सैल्मोनेला में क्या है बेटा, ई कोलाई के भी पास क्या है बेटा, प्लाज्मिड, दोनों के पास है। अब देखो, सम कैन हैव, तो कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें प्लाज्मिड हो सकता है और न्यूक्लियोइड डीएनए भी, ठीक है, बट कुछ में नहीं भी होगा। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमें सिर्फ ना ई कोलाई और सैल्मोनेला को ध्यान में रखना है। तो उनके पास, दोनों के पास क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मिड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, प्लाज्मिड बोल रहे हैं। सॉरी। अब देखो बेटा, आप देख रहे हो यहाँ पर सैल्मोनेला टाइफेरियम में क्या था बेटा, प्लाज्मिड था, सर्कुलर वाला डीएनए। इस प्लाज्मिड में क्या है बेटा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। तब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, द प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला हैज जीन्स व्हिच प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये क्या करता है ना बेटा, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट काम करता है। मतलब अगर यहाँ पर एंटीबायोटिक्स हमने डाल भी दिया ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो कोहेन एंड बॉयर ने, उनके पास एक आइडिया आया कि ऐसा करते हैं कि इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, ई कोलाई में ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा, ई कोलाई में, क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन किसमें है बेटा, किसमें थी, ये आपको याद रखना है, किसमें थी, सैल्मोनेला टाइफेरियम में ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन थी। तो इसको हमने किसमें ट्रांसफर करना है बेटा, ई कोलाई में, ठीक है। देखो बेटा, ये बस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल पाए, हम जब बाद में ना, क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है ना, तो हम कुछ भी करेंगे ना, तो भी हमें लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्रोडक्ट में यही बचेगा, और हमें इससे क्या लग जाएगा, हम आइडिया लग जाता है, हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई इस टेक्नोलॉजी से कि जो प्रोडक्ट था ओके। तो बेटा अब बात आती है कि यहाँ पर हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल कौन है और नॉन, मतलब कि जो नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड वो कौन है, ठीक है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए किस पे बेटा, जो कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। तो हम क्यों ले रहे हैं बेटा,
ताकि टू आइडेंटिफाई, तो हम यहां लिख सकते हैं टू आइडेंटिफाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, क्यों इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मिड जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन हो, ताकि हम उनको क्या कर पाए बेटा, आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं नाउ। अब देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है, अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है, क्या करना है बेटा, अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है, टू डू दैट फर्स्ट यू नीड टू कट द प्लाज्मिड। क्या करना, आप देख रहे हो बेटा ये क्या है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है ना, तो हमें अगर इसमें कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो हमें कट करना पड़ेगा ना बच्चे, क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो बॉयर ने कुछ सर्टेन एंजाइम्स उनको मिला जो कि क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह वर्क करता है। आप देख रहे हो यहाँ पर, आप देख रहे हो यहाँ पर सीजर्स है ना बेटा, यहाँ पर क्या है, सीजर्स है ना, सीजर्स है बेटा यहाँ पर, अब देखो ना, अब देखो ना यहाँ पर सीजर्स है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्या है, सीजर्स है, तो इसी से हम हेल्प कर रहे हैं, हम कट करते हैं ना कुछ भी सीजर्स से, तो यहाँ पर इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, बिकॉज बेटा सच में कैची नहीं होती वहां पर। ठीक है, कुछ एंजाइम्स हैं जो सीजर्स की तरह ही वर्क करते हैं और डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट और स्पेसिफिक लोकेशन, जिस सीक्वेंस पे हम चाहते हैं वहीं पर कट करते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि वहां पर जेनेटिक कोड्स होते हैं जहां पर हमें कट करवाना होता है। तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ऐसे एंजाइम्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या बोलते हैं बच्चे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ऐसे एंजाइम्स, जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या होता है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ही क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर्स। और एक तो मैंने आपको बता दिया कि प्लाज्मिड में हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं, ऐसे प्लाज्मिड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, टू आइडेंटिफाई, टू क्यों कर रहे हैं बेटा, टू आइडेंटिफाई व्हाट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, तो हमें इससे क्लियर मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सी है। ठीक है, अब देखो बेटा उसके बाद बॉयर फाउंड दैट सर्टेन एंजाइम्स कैन एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, सच एंजाइम्स कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे बेटा, प्लाज्मिड को उस चीज पर्टिकुलर सीक्वेंस, उस पर्टिकुलर जगह पे कट करेंगे जहां पर हमें क्या करना है, हमें अपना जो हमें मन है, जो हमारा मन है उस पर्टिकुलर जीन को इंट्रोड्यूस करने का, उसमें हम ऐड कर सके, तो वहीं पर अपने को कट करना है। ठीक है, तो बेटा ये कट करने से क्या होता है ना बेटा, स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। तो कोहेन एंड बॉयर ने क्या किया बेटा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को कहां से लिया था, कहां से लिया था बेटा, हमें ट्रांसफर किसमें करना है, ई कोलाई में। लिया कहां था, लिया कहां से था, सैल्मोनेला से। तो हमने सैल्मोनेला से लिया, कट किया उसके प्लाज्मिड से। अब यहां पर बेटा क्या है, आपको पता है कि ई कोलाई और सैल्मोनेला दोनों में प्लाज्मिड है, तो व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे कि सैल्मोनेला से तो हमने कट कर लिया, सैल्मोनेला से हमने कट कर लिया। अब ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर भी तो कट लगाएंगे, तभी तो क्या होगा बेटा, तभी तो यहां पर क्या करेंगे, हम चिपकाएंगे ना उस पर्टिकुलर चीज को। ये जो है इस कैसे चिपकेगा बेटा, यहां पर भी कट लगाना पड़ेगा। तो जिस मॉलिक्यूलर सीजर्स को इस्तेमाल करके हमने किसमें यूज करा था बेटा, सैल्मोनेला के प्लाज्मिड में, ताकि हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन निकाल पाए, तो उसी को इस्तेमाल करके हम यहां पर क्या करेंगे, इसके एंड्स को कट करेंगे। और तो इस्तेमाल किसका करेंगे बेटा, यहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, क्योंकि वही तो है मॉलिक्यूलर सीजर्स जो कि क्या करेगा बेटा, हेल्प करेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को। ठीक है, सैल्मोनेला प्लाज्मिड, और फिर फाइनली अनदर प्लाज्मिड डीएनए ऑफ सैल्मोनेला वाज आल्सो कट यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसको हम यूज करेंगे। अब देखो, द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाज इंसर्टेड इनटू अ कैरियर और वेक्टर प्लाज्मिड। अब बेटा यहाँ पर कैरियर या वेक्टर प्लाज्मिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेक्टर आपको पता है ना क्या होता है बेटा, वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा। वेक्टर बेसिकली कैरियर की तरह हेल्प करता है, जैसे टैक्सी होती है ना, टैक्सी वो लेके जाती है ना हमें जहां पे पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर बेटा अगर हम बात करें ना इस प्लाज्मिड की, तो ये क्या कर रहा है, ये कैरियर का ही तो काम कर रहा है, ये लेके जा रहा है किसको, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को। कहां पर बेटा, ई कोलाई के पास। कहां पर बेटा, ई कोलाई के पास। तो हम प्लाज्मिड का जनरली इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में किस चीज के लिए बेटा, वेक्टर की तरह। किस तरह,
वेक्टर की तरह। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, स्टिकी एंड्स तो बन गए थे, तो अब दोनों जगह कट हो गए, तो क्या, अब एक बात बताओ, जब हम किसी पेपर को फाड़ते तो हमें चिपकाने के लिए फेविक्विक की जरूरत होती है या फेविकॉल की जरूरत? फेविक्विक तो बहुत ज्यादा जोर हो गया, फेविकॉल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को चिपकाने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। तो बेटा जो चिपकाने के लिए यूज किया ना, वो यहाँ पर फेविकॉल नहीं है, यहाँ पर वो फेविकॉल क्या है बेटा? यहाँ पर वो फेविकॉल है डीएनए लाइगेज। क्या है बच्चे? वही फेविकॉल का नाम है यहाँ पर डीएनए लाइगेज। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में फेविकॉल की बात करें तो वो क्या है बेटा? डीएनए लाइगेज। और अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में सीजर्स की बात करें तो वो क्या है बेटा? क्या है, क्या है, क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। द 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स वेर लिंक्ड यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो बेटा जहां भी चिपकाना होगा बायोटेक्नोलॉजी में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डीएनए लाइगेज का। और जहां भी कट करना होगा हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, क्योंकि हमने उनको क्या बोला है? मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार हो गया है। तो दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेटा इन विट्रो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये लैब में प्रिपेयर हो रहा है। बेटा जब भी इन विट्रो बोले मतलब आपको समझ जाना है कि लैब में काम हो रहा है। कहां हो रहा है बेटा? लैब में हो रहा है काम। आपने आईवीएफ के भी बारे में तो सुना होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है बेटा? लैब में होता है। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा होगा ना बेटा, अपन वो भी करेंगे, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी ही है वो। क्या है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से ये आज क्या हो पाया है? मुमकिन हो पाया है। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये भी क्या कर रहा है? जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इन विट्रो हो रहा है, मतलब लैब में कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम कहां कर रहे हैं बच्चे? लैब में कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन जाता है। ओके बेटा, अब देखो तो यहां पर जो है लैब में ही जब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की भी हम जब बात करेंगे। ओके, मुझे याद आया बेटा, डॉक्टर सचिन सर आपको पढ़ा रहे रिप्रोडक्शन चैप्टर, जहां पर आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में काफी अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो वहां पर बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, है ना? शाहरुख खान का जो छोटा वाला बेबी है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, हमने काफी सुना है। प्रियंका चोपड़ा, आजकल तो सबके बच्चे बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी से ही हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना, स्पेशली सेलिब्रिटीज के। तो ये जो है ये कैसे हो रहा है बेटा? ड्यू टू तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कैसे बन रहे? इन विट्रो, लैब में बन रहे बेटा, लैब में हम कराते हैं इसको। तो जहां पर भी आईवीएफ इन विट्रो आए, मतलब समझ लेना किस में हो रहा है? लैब में हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब बेटा अब हम क्या करेंगे इसको? हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना लिया था, तो अब हम कोहेन एंड बोयर ने क्या किया? ये हमने नहीं करा, हम तो बता रहे बेटा आपको। ठीक है, कोहेन एंड बोयर ने ये एक्सपेरिमेंट करा था, तो उन्होंने क्या किया? सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट किया फर्स्ट एवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड बहुत बड़ा माइलस्टोन था इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आप सोचो बेटा, जहां तक आपकी सोच नहीं जाती वो उन्होंने कब तक कर दिया। अब ये सोचो ना, ये कितनी बड़ी बात है। जो चीज आप सोच भी नहीं सकते वो उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है ना बेटा? तो ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा ना, आप सोचो जरा। जो हम देख भी नहीं पा रहे, बैक्टीरिया को तो बेटा हम देख भी नहीं पाते हैं, है ना, वो उन्होंने कर दिखाया। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा माइलस्टोन था ना। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू एस्चेरिचिया कोलाई। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया गया बेटा? ट्रांसफर कर दिया गया ई कोलाई में, एंड इट कुड रेप्लिकेट एंड मेक, क्या कर सकता है? कॉपीज ऑफ द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। अब ये क्या कर सकता है बेटा? हमने ई कोलाई में कर दिया, अब ई कोलाई के अंदर जाएगा जैसे ही, और वो मल्टीप्लिकेशन चालू करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स जो है बनकर तैयार हो जाएंगे, और वो हमें काम आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है बच्चे, तो बेटा एक बार शॉर्ट में हम स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। बेटा वो तो क्या था कि कोहेन एंड बोयर ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके लिए हमें जानना जरूरी था कि उन्होंने किन किन पे किया था। तो बेटा किन पे किया था मैं एक बार बता दे रही हूँ वापस से, सैल्मोनेला पे और ई कोलाई पे, जिसमें सैल्मोनेला और ई कोलाई दोनों में ही प्लाज्मिड प्रेजेंट था। और उन्होंने उनको क्या करा, उसमें उन्होंने जो सैल्मोनेला टाइफोडियम का प्लाज्मिड था उसमें उनको क्या मिला? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन मिल गए, जिसको उन्होंने सोच लिया कि भाई इसको तो क्या करना है, अपने को ई कोलाई में ट्रांसफर करके रहना है। तो कैसे किया उन्होंने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर उन्होंने ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद फाइनली क्या हुआ बेटा? ई कोलाई ने बहुत सारी कॉपीज बनानी शुरू कर दी, और जिसकी वजह से बहुत सारी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो है बनकर तैयार हो गई। क्लियर बच्चे? अब देखो तो यहां पर सोचो बेटा, जरा बेटा सोचो, क्योंकि हमने इंसुलिन की ही बात करी
करी थी, हम वहीं पर आते हैं वापस से। ठीक है बेटा, हमें क्या बनानी है? इंसुलिन बनानी। कंसिडर इन दिस केस इंसुलिन इज द डिजायर्ड प्रोटीन। क्या है बेटा? इंसुलिन है ऐसा प्रोटीन है जिसको हम चाह रहे हैं बनाना, जो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। किसमें बेटा? बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। सो आवर डिजायर्ड जीन क्या हो जाएगा बेटा? ऐसा जीन जो कोड कर रहा है किसको? जो इंसुलिन बना रहा है। अगर हम मान लो पिग से या किसी से भी ले रहे हैं तो ऐसा जीन लेंगे जो किस चीज में बनाने में हेल्प कर रहा है? इंसुलिन को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो इंसुलिन को चलो हम ह्यूमन सेल से ही ले रहे हैं, यहां पर हम किसी और के सेल से नहीं ले, हमने अपने सेल से लिया। ठीक है बेटा, तो हमने इंसुलिन, आपको पता है हमारी बॉडी में ऐसा है कि हमारे जो सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाती है। तो इंसुलिन जीन को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया किससे बेटा? ह्यूमन के सेल से। तो आप देख रहे हो ह्यूमन सेल से एक्सट्रैक्ट कर लिया इंसुलिन की जीन को। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बेटा हुआ क्या, जब ह्यूमन सेल से हमने इंसुलिन जीन को एक्सट्रैक्ट किया तो हमने उसके बाद क्या करा बेटा? उसके बाद उधर से फिर से हमने क्या करा? अब देखो बेटा यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अपना रोल कितना इंपॉर्टेंट प्ले करी है, जरा सोचो। मैंने बोला था बेटा आपको कि हम प्लाज्मिड को जनरली वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर के तौर पे मतलब क्या हुआ बेटा? वेक्टर, मैंने बोला टैक्सी, हमें जब कहीं जाना होता है हम बोलते टैक्सी, हमें यहाँ पहुंचा दो। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर जब इंसुलिन जीन को कहां जाना होगा बेटा? बैक्टीरिया में जाना होगा, तो कौन आएगा? टैक्सी आएगी बेटा। वो टैक्सी क्या है? वही टैक्सिक है प्लाज्मिड। टॉक्सिक नहीं बेटा, टैक्सी, वही टैक्सी है प्लाज्मिड। ठीक है, तो उसी प्लाज्मिड को अब वापस से अगर हमें ऐड करना होगा कोई जीन तो बेटा हम क्या करेंगे? हम प्लाज्मिड को कट करेंगे। कट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर सीजर्स का, जिसको हमने क्या बोला था? कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो जैसे ही हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया वैसे ही यहां पर जगह बन गई किसकी? इंसुलिन जीन की चिपकने की। इंसुलिन जीन अब उस जगह में आके रह सकता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर अब क्या होगा बच्चे? ये चिपकाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए बेटा? ये चिपकाने के लिए हमें क्या चाहिए? अब चिपकाने के लिए फेविकॉल का काम कौन कर रहा था बेटा? डीएनए लाइगेज। किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर? फेविकॉल। हमने बायोटेक्नोलॉजी में फेविकॉल किसको बोला है? दैट इज डीएनए लाइगेज। कौन है बेटा? डीएनए लाइगेज। अब इस तरीके से डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करके हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। सोचो बेटा सोचो, हमने इंसुलिन जीन से को ऐड कर दिया किसमें? प्लाज्मिड में। अब ये वेक्टर तैयार है इसको कहां ले जाने के लिए? इसको ले जाने के लिए होस्ट बैक्टीरिया में। और जैसे ही होस्ट बैक्टीरिया में जाएगा वैसे ही बेटा आपको पता है बैक्टीरिया जैसे सुपर फास्ट में क्या बनाते हैं? कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी, बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी और हमारे पास सोचो जरा कितना सारा इंसुलिन हो जाएगा। जो हम स्लॉटर कर रहे थे पिग को, शिप को, वो हमें अब जरूरत नहीं है। तो आप सोच रहे हो बेटा हमारा बायोटेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। और आप ये देख रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने कितना इजी कर दिया, हमने कितने शिप्स और कितने पिग्स को स्लॉटर होने से बचा लिया। तो आप सोचो जरा बेटा कितना इजीली हमने इन विट्रो लैब में ये सारे काम कर दिए, है ना? तो है ना इंटरेस्टिंग बायोटेक्नोलॉजी? तो क्या मन है आपको इस चीज को पढ़ने का? अगर आपका मन है, अगर आपको इंटरेस्टिंग है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है ये कोर्स, तो जरा मुझे कमेंट करके बताना बच्चों, ठीक है? क्योंकि इंटरेस्टिंग तो सच में है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? बैक्टीरिया में हमने डाला, मैंने आपको क्या बोला? अब बैक्टीरिया करेगा सुपर फास्ट वे में मल्टीप्लिकेशन। क्या करेगा बच्चे? सुपर फास्ट वे में मल्टीप्लिकेशन, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रोजेनीज बन जाएगी विद दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ इंसुलिन एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प द डायबिटिक पेशेंट्स। उसमें क्या होगा बेटा? डायबिटीज वालों को दिक्कत नहीं होगी इंसुलिन लेने में। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन की इंजेक्शंस चाहिए होती है किसको? डायबिटिक पेशेंट्स को। ठीक है बच्चे, तो समटाइम्स देयर इज चांस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए गेटिंग डीजेनरेटेड. This step is carried out to ensure that recombinant DNA sustains inside the bacteria and is transferred to its progeny. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डीजेनरेट हो जाए, बट कभी कभी ऐसा होता है, उसके लिए भी हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। हम देख लेते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, हमारा इंसुलिन जो हमें चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों,
ओके सो मेरे ख्याल से आज का ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। तो आई होप यू एंजॉयड द होल सेशन और आपको आई होप कि आपको बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा इस्तेमाल करने में काफ़ी इजी हो जाएगा, नॉट इस्तेमाल करने में, पढ़ने में इजी हो जाएगा। और अगर आप अब अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा एनसीईआरटी को पढ़ना, कवर करना। तो बेटा आज के इस टॉपिक में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमने पढ़ा, सबसे मेन बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग जहां पर हम क्या करते हैं बेटा, ऑल्टर करते हैं जीन्स को, उनको मैनिपुलेट करते हैं। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, जहां पर उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को हम मेंटेन करके रखते हैं स्टेराइल कंडीशन में, ताकि कोई भी इंफेक्शन, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए और हमें एक प्योर 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 प्रोडक्ट मिले, जैसे आपको यहाँ से प्योर 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 नॉलेज मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये चीजें पढ़ी। और फिर हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने पढ़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहां पर हमने काफी अच्छे से कवर किए हैं चीजों को। तो बेटा भूलना मत, सबसे पहले प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड को हमने उठाया जो कि वेक्टर का काम कर रहा था, उसको हमने कट किया। कट करने में कौन हेल्प कर रहा था, हमारा मॉलिक्यूलर सीजर जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। कट किया हमने, अब कट तो हमने कर लिया, अब उसमें हमने इंसुलिन लगाया या जो भी डिजायर्ड जीन है उसको लगाने के लिए हमें फेविकॉल चाहिए। फेविकॉल का क्या था बेटा, फेविकॉल का नाम था हमारी बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए लाइगेज। भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं, ठीक है बेटा। तो डीएनए लाइगेज को हेल्प करके हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इंसर्ट किया किसके, बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया नाउ इट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ कॉपीज और अब इस तरीके से बहुत सारा इंसुलिन तैयार होता गया। सो दिस इज हाउ यू नो बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड these days। और इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें बना ले रहे हैं ऐसे मिनटों में इन द लैब। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इजी, मिनटों में तो नहीं बोलूंगी, टाइम लगता है बेटा, बट हाँ हम बहुत इजी कर लिया है, हमने बहुत इजी कर लिया है प्रोसेस को। हम बहुत ज्यादा क्लोनिंग करके बहुत ज्यादा मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप ये देख लो कि बायोटेक्नोलॉजी हमें बहुत ही ज्यादा बहुत वेज में हेल्प कर रहा है। तो बेटा अगर आपको और पढ़ना है, अगर क्या बिल्कुल पढ़ना है बेटा, तो यहाँ पर आपको आना है इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में आपको शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छे से इजी वे में टॉपिक्स को समझाया जाएगा। और आप अपने और आपको वेट करना है हमारे नेक्स्ट लेक्चर का, जिसमें हम आगे की बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट कवर करेंगे। तो उससे पहले जरा यहाँ पे देखें हमने क्या करना है। ये हमारी वेबसाइट है बेटा iQuanta की, जो कि बेस्ट नीट ऑनलाइन कोचिंग है। यस बेस्ट है, बिकॉज आपको मिल रहे हैं आपके बेस्ट फैकल्टीज जो कि आपके टफेस्ट कॉन्सेप्ट को इजीएस्ट वे में समझाएंगे। तो बेटा आई होप कि मैंने जो भी बताया, मैंने आपको समरी भी बता दी कि क्या आज हमने पढ़ा। तो बस अब आपको यही काम करना है कि बेटा आपने अगर जो भी चीजें आपको मिस हुई है, ऐसा भी लग रहा है, तो आपको बस ये करना है कि आपको एक बार फिर से लेक्चर को देखना है, पॉज करके जहां पे लिखना है बेटा नोट्स लिख लो, नोट कर लो उसको, बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्लाइड बच्चे, एक एक शब्द जो मैंने बोले हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट 2025 क्रैक करना चाहते हो तो। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है, ठीक है, iQuanta.in/NEET कोचिंग। तो बेटा ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाइए अगर आप हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है बेटा। तो प्लीज गो टू दिस वेबसाइट, लुक एट इट एंड सी व्हाट इज देयर। सो देयर बेटा यहाँ पर बहुत सारे मिनी मॉक्स फ्री के अवेलेबल हैं। तो बेटा देर किस बात की, जाओ जल्दी और लगाओ। PYQs अवेलेबल है बेटा, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो तो ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाओ इस वेबसाइट पे और देखो कि आपके लिए क्या क्या पढ़ा है। ठीक है बेटा, बाकी तो हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स और आपके टफेस्ट कॉन्सेप्ट को इजीएस्ट वे में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, और तब तक के लिए हमारे हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे neet.iQuanta, इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट 2025 आपको मिलते रहेंगे और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू यू। सो देर किस बात की है, जल्दी से जाओ और इसको फॉलो करो और यहाँ पर हमारे पेज पर देखो कि क्या क्या आपके लिए अवेलेबल है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कोर्स से रिलेटेड चीजें हैं, तो बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड आपको ये करना है कि आपने ये नंबर पे कॉल करना है और आपको अपनी क्वेरी को क्लियर करना है। और बेटा अगर आपको कोई भी कोर्स में इनरोलमेंट कराना है, तो बस आपको मैं ये बता सकती हूँ कि आपकी जो भी फैकल्टीज है वो आपको थ्रू आउट योर नीट एग्जाम
आपको हेल्प करेंगे हमेशा, जितने भी दिन का कोर्स है उस टाइम तक, वेदर इट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री, वेदर इट इज़ फिजिक्स, वेदर इट इज़ केमिस्ट्री और वेदर इट इज़ बायोलॉजी। हम आपको हर तरीके से हेल्प करने वाले हैं, हर तरीके से मेंटोर करने वाले हैं बेटा। और बस बेटा आज के लिए इतना ही था, तो बस यूं ही लगे रहिए और पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आपको ऐसी ही बहुत सारी कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलती रहेंगी और हमारे बुल्स आई सीरीज को। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड keep watching our videos and keep sharing it with your friends. Thank you everyone.